नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि भारत से एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक कदम करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्या मन में ये सपना है कि भारत में बना सामान पूरी दुनिया में पहुंचे? देखिए, ये सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना मुश्किल है नहीं अगर इसे सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 सिंपल पिलर्स यानी 4 स्तंभों में बांट दिया है। पहला, कानूनी तैयारी। दूसरा, प्रोडक्ट और खरीदार। तीसरा, सौदा और सारे दस्तावेज। और आखिर में चौथा, शिपमेंट और पेमेंट। तो चलिए सीधे अपने पहले और सबसे ज़रूरी पिलर से ही शुरुआत करते हैं, कानूनी तैयारी। ये समझिए कि ये आपके पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस की मजबूत नींव है। अब इसमें ना 4 बहुत ज़रूरी कदम हैं। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर उसी नाम से करंट बैंक अकाउंट खोलना होगा। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी काम, आईईसी कोड लेना। और आखिर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो एक्सपोर्ट के लिए भी अनिवार्य है। अब ये आईईसी कोड क्या है? असल में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी से मिलने वाला एक 10 डिजिट का कोड है। इसे आप अपने सामान का पासपोर्ट मान लीजिए। इसके बिना भारत से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना नामुमकिन है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस इतने ज़रूरी कोड को ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस सिर्फ 500 रुपये है। जी हाँ, ये एक वन टाइम फीस है जो इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी आसान और सस्ता बना देती है। चलिए, अब बिजनेस की नींव तो रख दी। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, जो कि आपके बिजनेस का असली दिल है, यानी ये तय करना कि क्या बेचना है और उसे किसे बेचना है। सही प्रोडक्ट चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रोडक्ट देखिए जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड हो, जिसे एक्सपोर्ट करने पर कोई कानूनी रोक ना हो और हाँ, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिले। इसकी रिसर्च के लिए आप डीजीएफटी की वेबसाइट पर मौजूद ट्रेड डेटा देख सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई हस्तशिल्प बनाता है तो ये पता लगाना बढ़िया रहेगा कि किन देशों में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। हर प्रोडक्ट का एक इंटरनेशनल एचएस कोड होता है और ये बहुत मायने रखता है। कस्टम्स में सारी फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन इसी कोड के आधार पर होती है। अगर ये कोड गलत हो गया तो शिपमेंट अटक सकता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट फाइनल हो गया। अब बारी है खरीदार ढूंढने की। इसके लिए कई अच्छे रास्ते हैं। आप अलीबाबा और इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हैं। ट्रेड फेयर में हिस्सा ले सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ सकते हैं और यहाँ तक कि लिंक्डइन भी सही इंटरनेशनल खरीदारों तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा जरिया है। और जब खरीदार मिल जाए तो हम पहुंचते अपने तीसरे पिलर पर, सौदा और दस्तावेज। यहीं पर आप खरीद बिक्री की शर्तों को पक्का करते हैं और सारी ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी होती है। अब ये शब्द इनको टर्म्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर घबराने की बात नहीं। ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के नियम हैं। ये साफ साफ बताते हैं कि शिपिंग, इंश्योरेंस और कस्टम्स जैसी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होगी, खरीदार की या बेचने वाले की। वैसे तो कई टर्म्स हैं, पर 2 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एफओबी और सीआईएफ। एफओबी का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड, यानी आपके जिम्मेदारी अपने देश के पोर्ट पर जहाज में माल लोड करते ही खत्म। जबकि सीआईएफ में यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट में आप माल को खरीदार के देश के पोर्ट तक पहुंचाने की लागत, बीमा और भाड़ा तीनों का इंतजाम करते हैं। एक्सपोर्ट में कई तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल वगैरह। अब देखिए, इतने सारे कागजों में कोई गलती ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी अनुभवी कस्टम्स हाउस एजेंट यानी सीएचए की मदद ली जाए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पिलर पर। चौथा स्तंभ है शिपमेंट और पेमेंट। यहीं पर आपकी सारी मेहनत रंग लाती है। आपका सामान अपनी मंजिल के लिए निकलता है और सबसे ज़रूरी, आपको आपकी पेमेंट मिलती है। तो आखिर में क्या होता है? आप लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करते हैं, कस्टम्स में शिपिंग बिल फाइल होता है और फिर खरीदार से पेमेंट मिल जाती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पेमेंट मिलने के बाद आप सरकार की आरओडीटीपी जैसी योजनाओं के तहत एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। ये स्कीम्स एक्सपोर्ट पर लगे कुछ टैक्स को वापस देकर एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत काम की बात याद रखिएगा। एक्सपोर्ट से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड्स हैं,
जैसे कि इनवॉइस, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन सभी को कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखना कानूनी तौर पर जरूरी है। तो ये थे वो 4 स्तंभ जिन पर एक सफल एक्सपोर्ट बिजनेस की कहानी लिखी जाती है, कानूनी तैयारी से लेकर पेमेंट मिलने तक। अब असली सवाल ये है, अगर आज ये सफर शुरू करने का मौका मिले तो वो पहला प्रोडक्ट क्या होगा जिसे आप पूरी दुनिया में भेजना चाहेंगे? सोचने के लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है।